आर्मी से डिस्चार्ज के बाद मुझे एक इविल एंटिटी ने पोजेस किया और डेविल की बात सुनने के लिए मजबूर किया। वो डेविल और कोई नहीं बल्कि मेरे नेबर का एक ब्लैक डॉग है। वो डीमन डॉग मेरे दिमाग पर काबू करके मुझसे घिनौने काम करवाता है। वो डॉग मुझे जवान लड़कियों का मर्डर करने के लिए कहता है और इसीलिए मैंने 6 लड़कियों का कत्ल किया जो अकेले अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्राइवेट टाइम बिता रही थी। मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे उस डीमन डॉग ने ये सब कुछ करने के लिए मजबूर किया। ये डिस्टर्बिंग और अजीब स्टेटमेंट था डेविड बर्कोविट्ज का, जो एक सैटेनिक कल्ट को फॉलो करने वाला सीरियल किलर था और जिसको पूरी दुनिया द सन ऑफ सैम और द 44 कैलिबर किलर के नाम से जानती है। तो आइए आज की ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट करते हैं। 1 जून 1953 ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में बर्कोविट्ज का जन्म हुआ। डेविड के जन्म के बाद उसकी बायोलॉजिकल मदर एलिजाबेथ उसको एक अनाथ आश्रम में छोड़कर चली गईं, जिसके बाद ब्रॉन्क्स में रहने वाले एक कपल पर्ल और नेथन बर्कोविट्ज ने डेविड को गोद लिया और डेविड ही उनका इकलौता बच्चा था। बचपन में डेविड को बच्चे बुली करते थे फॉर बीइंग जूइश, जिसकी वजह से उसका बचपन काफी टफ गुजरा। डेविड एक अबव एवरेज इंटेलिजेंट बच्चा था, बट अनफॉर्चुनेटली उसको पढ़ाई में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। उसके रिलेटिव्स और नेबर्स के अकॉर्डिंग वो एक काफी डिफिकल्ट और स्पॉइल्ड बच्चा था। डेविड के पेरेंट्स उसको काफी सारे साइकोथेरेपिस्ट के पास लेकर गए, लेकिन उसका बिहेवियर किसी भी स्कूल रिकॉर्ड में कभी भी मेंशन नहीं किया गया। डेविड जब 14 साल का था तो उसकी अडॉप्टिव मदर की ब्रेस्ट कैंसर से मृत्यु हो गई। अपनी अडॉप्टिव मदर की डेथ के बाद डेविड का घर में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसके फादर ने एक नई लेडी से शादी कर ली थी जिसको डेविड बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। 17 साल की उम्र में वो क्रिस्टोफर कोलंबस हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुआ एंड इन ईयर 1971 उसने यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी ज्वाइन की। इन ईयर 1974 डेविड को आर्मी से एक ऑनरेबल डिस्चार्ज मिला और वो अपनी बायोलॉजिकल मदर को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। अपनी बायोलॉजिकल मदर के मिलने के बाद वो कई बार उनसे मिलने गया और उन्होंने उसको उसकी जन्म की सारी सच्चाई बताई। डेविड को पता चला कि उसके बायोलॉजिकल फादर का नाम जोसेफ क्लाइनमैन है, जो कि एक जूइश हैं, और अनफॉर्चुनेटली जब उसकी मदर ने कंसीव किया उसके फादर ऑलरेडी मैरिड थे एंड ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये सब सुनने के बाद डेविड काफी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गया, जिस वजह से उसने अपनी बायोलॉजिकल मदर से मिलना जुलना और बात करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया। 29 जुलाई 1976 रात के तकरीबन 1 बजे 18 ईयर ओल्ड डोना लोरिया और उसकी 19 ईयर ओल्ड फ्रेंड जोडी वेलेंटी कार में बैठकर बातें कर रहे थे। डेविड वहीं थोड़ी दूर पर खड़ा उनको बड़ी ध्यान से देख रहा था और जैसे ही लोरिया ने कार का दरवाजा खोला और वो गाड़ी के बाहर आकर खड़ी हुई तो डेविड उसके सामने आ खड़ा हुआ, जिसकी वजह से लोरिया डर गई और उसने डेविड से सवाल किया, ये तुम क्या कर रहे हो? और तभी डेविड ने अपनी पॉकेट में से एक गन निकाली और लोरिया को शूट कर दिया, जिसकी वजह से लोरिया ऑन द स्पॉट ही मर गई। फिर डेविड ने वेलेंटी के तरफ फायर किया, जो गोली सीधा जाकर उसकी थाई में लगी। ऑब्वियसली इस वार से तो वो मरने वाली नहीं थी, इसलिए डेविड ने एक और फायर किया, बट फॉर्चुनेटली वो गोली कहीं पर भी नहीं लगी, वो सीधा जाकर कार में टकराई, जिसके बाद डेविड वहां से भाग गया। वेलेंटी ये अटैक सरवाइव कर गई और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसने बताया कि वो अपने अटैकर को नहीं पहचान सकती, बस उसने इतना देखा है कि जिस आदमी ने उन पर अटैक किया था वो लगभग 90 किलो का था, एक गोरा आदमी था और उसके काले घुंघराले बाल थे। यही सेम डिस्क्रिप्शन लोरिया के फादर और उसके नेबर्स ने भी दिया। दे सेड एक ऐसा ही आदमी अपनी येलो कॉम्पैक्ट कार में एरिया के राउंड्स लगा रहा था और कुछ लोगों ने उसकी कार को पार्क के पास खड़ा देखा था। 23 अक्टूबर 1976 एक रेजिडेंशियल एरिया में सेम शूटिंग इंसिडेंट हुआ इन फ्लशिंग क्वींस। कार दिनारो और रोजमेरी कीनन ये दोनों बोन पार्क के पास अपनी कार में बैठे थे, तभी अचानक उनकी कार की खिड़की टूटकर गिर गई, जिस वजह से वो काफी ज्यादा डर गए। तभी कीनन ने जल्दी से अपनी कार स्टार्ट की और वो दोनों वहां से भाग गए। अपेरेंटली डेविड अपनी .44 कैलिबर गन से उनको शूट कर रहा था, जिस वजह से उनकी कार की विंडो का शीशा टूटकर गिर गया था, बट फॉर्चुनेटली वो ये अटैक सरवाइव कर गए। कीनन को तो बस छोटी मोटी खरोंचे आई थी, पर दिनारो के सर को गोली छूकर निकली थी, जिस वजह से
उसको अपने सर में एक मेटल प्लेट लगानी पड़ी अपना स्कल का एक एरिया चेंज करने के लिए। लेकिन इससे भी बुरी खबर पुलिस के लिए ये थी कि इन दोनों ने भी अपने अटैकर को नहीं देखा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को उनकी कार से .44 कैलिबर की गोली मिली, बट वो इतनी डिफॉर्म्ड स्टेट में थी कि उसको किसी भी वेपन से लिंक नहीं किया जा सकता था। अब क्योंकि कीनन एक पुलिस डिटेक्टिव की बेटी थी तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन काफी ज्यादा इंटेंस हुई। पुलिस को ये केस काफी ज्यादा सिमिलर लगा लॉरिया वैलेंटी केस से और इसीलिए उनके दिमाग में आया कि शायद किलर लड़कियों को ही अपना शिकार बना रहा है और उसने दिनारो को भी एक लड़की ही समझकर उस पर अटैक किया है क्योंकि उसके बड़े बड़े बाल थे। बट शुरू में पुलिस ने इन दोनों केसेस को आपस में नहीं जोड़ा क्योंकि ये इंसिडेंट अलग अलग जगह पर हुए थे और इन दोनों केसेस पर डिफरेंट पुलिस टीम्स काम कर रही थी। 27 नवंबर 1976 हाई स्कूल स्टूडेंट्स डोना देमासी और जोएन लोमिनो रात को लोमिनो के घर के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे। तभी डेविड अपने आर्मी यूनिफॉर्म में उनसे डायरेक्शन पूछने के बहाने उनके पास आया और पास आते ही स्टार्टेड शूटिंग देम। उन दोनों लड़कियों को एक एक गोली लगी और वो दोनों जमीन पर गिर गई। डेविड ने और 2-3 गोली चलाई और फिर वहां से भाग गया। गोलियों की आवाज सुनकर लोमिनो के नेबर्स बाहर आए और उन्होंने देखा कि एक ब्लॉन्ड आदमी वहां से भाग रहा है। फॉर्चुनेटली दे बोथ सर्वाइव्ड दिस अटैक। 30 जनवरी 1977 रात के तकरीबन 12:30 बजे क्रिस्टीन फ्रॉन और उसका फियांसे जॉन डीएल कार में बैठे थे नियर फॉरेस्ट हिल्स और तभी उन पर डेविड ने 3 बार फायर किया। पैनिक होकर डीएल ने कार स्टार्ट की और वो दोनों वहां से भाग गए। डीएल को छोटी मोटी चोटें आई थी बट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉन को 2 गोली लगी थी जिससे अस्पताल में उसकी मौत हो गई। और इस बार भी विक्टिम्स ने अपने अटैकर को नहीं देखा था बट इस केस के बाद पुलिस ने एक्नॉलेज किया कि ये सारे केस सिमिलर हैं क्योंकि सभी को .44 कैलिबर की गोली लगी थी और ये सभी अटैक जवान लड़कियों पर हुए थे। मतलब अटैकर जवान लड़कियों को अपना शिकार बना रहा था। अब पुलिस ने कंपोजिट स्केचेस रिलीज किए, एक लॉरिया और वैलेंटी के केस वाले काले बाल वाले सस्पेक्ट का और एक लोमिनो और देमासी वाले केस के ब्लॉन्ड सस्पेक्ट का। मतलब अब पुलिस 2 लोगों को ढूंढ रही थी। 8 मार्च 1977 20 साल की वर्जीनिया नामक कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट शाम के 7:30 बजे अपने घर जा रही थी। तभी उसने देखा कि एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया है जिसने एक गन उसके तरफ पॉइंट की हुई है। वर्जीनिया के हाथ में किताबें थी तो उस गोली से बचने के लिए उसने अपना फेस किताबों से कवर कर लिया, लेकिन गोली ने किताबों को चीरते हुए उसके दिमाग के अंदर सुराख कर दिया विच अल्टीमेटली किल्ड हर। 17 अप्रैल 1977 रात के 3 बजे 20 साल का एलेक्जेंडर और 18 साल की वैलेंटीना हचिसन रिवर के पास अपनी कार में बैठे हुए थे। वो एक रेजिडेंशियल एरिया था और तभी वहां के एक रेजिडेंट ने एक तेज गोली की आवाज सुनी। गोली की आवाज सुनकर उसने पुलिस को कॉल कर दिया। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि ड्राइवर सीट पर बैठी वैलेंटीना को एक गोली लगी थी और एलेक्जेंडर को सर में 2 गोली लगी थी जिस वजह से उन दोनों की जान चली गई थी। पुलिस डिस्कवर्ड कि इन दोनों को भी .44 कैलिबर की गोली से शूट किया गया है। पुलिस को इन दोनों की डेड बॉडी के पास से एक हैंड रिटन लेटर मिला जो कि मोस्टली ब्लॉक लेटर्स में लिखा हुआ था। बर्कोविट्स ने खुद को लेटर में सन ऑफ सैम कहा था क्योंकि मीडिया और आम जनता उसको .44 कैलिबर किलर कहकर बुलाती थी जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। डेविड ने इस लेटर में कहा कि वो ऐसे काम और भी करता रहेगा। डेविड इस लेटर में पुलिस को मॉक कर रहा था कि इतने हार्डवर्क और इतने एफर्ट्स के बाद भी वो उसको नहीं पकड़ पाए और वो पूरा लेटर स्पेलिंग मिस्टेक से भरा हुआ था। पुलिस को ये लेटर काफी ज्यादा अजीब लगा, मानो ये किसी मेंटली डिस्टर्ब आदमी ने लिखा हो। पुलिस ने इस लेटर को लेकर काफी सारे साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट किया एंड ऑन 26 मई 1977 पुलिस ने किलर का एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल रिलीज किया जिसमें उन्होंने कहा कि किलर एक न्यूरोटिक पर्सन है जिसे पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है और उसे लगता है कि वो डिमोनिक पोजीशन का एक विक्टिम है। 30 मई 1977 डेली न्यूज कॉलमनिस्ट जिमी ब्रेसलिन को एक लेटर मिला जिसमें उस लेटर के राइटर ने खुद को .44 कैलिबर किलर बताया था। इस लेटर के बारे में जिमी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया बट पुलिस बिलीव्ड कि ये लेटर फेक है
क्योंकि जो लेटर जिमी को मिला था वो काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड था एज कम्पेयर टू क्रूडली रिटन फर्स्ट लेटर। पुलिस वर्क कंफर्म्ड कि ये लेटर किसी आर्ट स्टूडियो में बनाया है। हु नोज कैलीग्राफी। द डेली न्यूज ने ये लेटर पब्लिश किए जिसमें जिमी ने किलर को सरेंडर करने को कहा। लेटर पब्लिश होने के बाद पुलिस को कई सारी टिप्स मिली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सभी यूजलेस थी। पूरे शहर की लड़कियों ने अपने बाल कटवाकर काफी ज्यादा छोटे कर लिए थे ताकि उनको सीरियल किलर ना मारे, क्योंकि सीरियल किलर उन्हीं को मार रहा था जिन लड़कियों के लंबे बाल थे। 26 जून 1977 सल्वातोरे लूपो और जूडी प्लसीदो ये दोनों रात के 3 बजे लूपो की कार में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी उनकी कार पर अचानक फायरिंग हुई जिससे लूपो के लेफ्ट आर्म पर एक गोली लगी और प्लसीदो के शोल्डर बैक ऑफ द नेक पर एक गोली लगी। बट लकीली ये दोनों इस अटैक को सरवाइव कर गए, लेकिन इन दोनों ने भी अटैकर को नहीं देखा था। लेकिन इस बार 2 आई विटनेस सामने आए जिन्होंने पुलिस को एक आदमी के बारे में बताया। एक लंबा और काले बाल वाला आदमी जिसने लेजर सूट पहना हुआ था और वो उस एरिया से भाग रहा था। दूसरे आई विटनेस ने पुलिस को बताया कि उसी आदमी को उसने कार में बैठकर भागते हुए देखा है। ही इवन गेव पुलिस अ पार्शियल लाइसेंस प्लेट नंबर ऑफ दैट कार। 31 जुलाई 1977 स्टेसी मास्कोविट और रॉबर्ट वियोलांटे बाथ बीच पर सिटी पार्क में एक स्ट्रीट लाइट के नीचे अपनी कार में बैठे हुए थे। ये उन दोनों की फर्स्ट डेट थी और वो कार में एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी पैसेंजर सीट से थोड़ी दूरी पर खड़ा हुआ डेविड उनके ऊपर गोली चलाने लगा। 4 गोलियां चलाने के बाद डेविड वहां से भाग गया। इस अटैक में मॉस्कोविट्स की इंजरी की वजह से जान चली गई एंड वियोलांटे लॉस्ट हिज लेफ्ट आई। मॉस्कोविट्स और वियोलांटे की गाड़ी पर जब शूटिंग हुई तो ये केसिलिया डेविस नाम की लड़की वहीं पर थी। केसिलिया अपने डॉग को वॉक पर लेकर गई थी जब उसने देखा कि पेट्रोलिंग ऑफिसर एक गाड़ी की टिकटिंग कर रहे हैं फॉर अ पार्किंग नियर फायर हाइड्रेंट। कुछ देर बाद उसने उसी कार में बैठे आदमी को अपने सामने चलता हुआ देखा। वो आदमी उसको ध्यान से बार बार देख रहा था और तभी डेविस ने नोटिस किया कि उस आदमी के हाथ में एक डार्क ऑब्जेक्ट है, जिससे वो काफी ज्यादा डर गई। वो डार्क ऑब्जेक्ट सही से तो नहीं दिख रहा था, लेकिन वो किसी तरह का वेपन लग रहा था। ये देखकर डेविस सीधा अपने घर की तरफ भागी और घर की तरफ जाते हुए रास्ते में उसने अपने पीछे तेज गन शॉट सुने। डेविस इस इंसिडेंट के बाद इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि 4 दिन तक उसने इसके बारे में किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया। बट फाइनली उसने 4 दिन बाद पुलिस को कांटेक्ट किया। पुलिस ने उस रात हुई सभी कार टिकटिंग को एक एक करके चेक करना शुरू किया और उन सभी कार्स में डेविड की 1974 गैलेक्सी भी शामिल थी। ये इंसिडेंट न्यूयॉर्क में हुआ था और डेविड योंकर्स में रहता था, तो न्यूयॉर्क पुलिस ने योंकर्स पुलिस को इन्फॉर्म किया ताकि वो डेविड के साथ एक मीटिंग फिक्स कर सकें। जब न्यूयॉर्क पुलिस ने योंकर्स पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल मिलाया तो योंकर्स पुलिस डिस्पैचर वीट कार्ल ने फोन उठाया और जैसे ही न्यूयॉर्क पुलिस ने डेविड बर्कोविट्स का नाम लिया, वीट कार्ल सेड कि वो डेविड को जानती है। उसने बताया कि डेविड उसके घर के पीछे ही रहता है और उसने उसके ब्लैक लैब्राडोर को शूट भी किया था। उसने ये भी बताया कि वो ब्लैक लैब्राडोर उसके फादर सैम का है। अब जैसे ही न्यूयॉर्क पुलिस ने सैम का नाम सुना, उनको पूरा शक हो गया कि हो ना हो ये डेविड ही सन ऑफ सैम है। 10 अगस्त 1977 पुलिस ने डेविड की कार को इन्वेस्टिगेट किया जो उसकी अपार्टमेंट बिल्डिंग 35 पाइन स्ट्रीट योंकर्स के बाहर खड़ी थी। पुलिस को कार की बैक सीट पर एक गन मिली और एक बैग मिला जिसमें एम्यूनेशन और क्राइम सीन के मैप्स थे। पुलिस को कार में एक थ्रेटनिंग लेटर भी मिला जो इंस्पेक्टर टिमोथी को एड्रेस कर रहा था। रात के 10 बजे डेविड अपने अपार्टमेंट से बाहर आया और जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठा, उसकी ड्राइविंग सीट और पैसेंजर सीट के पास गन ताने खड़े हो गए। अपने अरेस्ट के वक्त डेविड के फर्स्ट वर्ड्स थे, "Well, you got me. How come it took you such a long time?" पुलिस ने डेविड का पूरा घर छान मारा जो बुरी तरह से बिखरा हुआ था, मानो वहाँ कोई भूकंप आया हो। उसके घर की वॉल्स पर सैटेनिक ग्राफिटी बनी हुई थी। पुलिस को उसके घर में 100 ऑफ डायरीज मिली जिसमें उसके द्वारा किए गए न्यूयॉर्क में 100 ऑफ फायर्स के बारे में लिखा हुआ था। डेविड ने कन्फेस किया कि वो फैंटम ऑफ ब्रॉन्क्स है। ये उस आदमी का नाम था हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 2000 आर्सन। आर्सन की डेफिनेशन है डैमेज के इंटेंशन से आग लगा देना या कहीं पर भी लगाई जा सकती है।
अपार्टमेंट में, किसी मॉल में, पेट्रोल पंप पर या फिर जंगल में। डेविड के अरेस्ट के बाद मेयर बीम उससे मिलने आए और उससे मिलने के बाद उन्होंने मीडिया में अनाउंस किया, द पीपल ऑफ द सिटी न्यूयॉर्क कैन रेस्ट इजी बिकॉज ऑफ द फैक्ट द पुलिस हैव कैप्चर्ड अ मैन हु दे बिलीव टू बी द सन ऑफ सैम। 11 अगस्त 1977 पुलिस ऑफिसर्स ने डेविड को इंटेरोगेट किया एंड विद इन 30 मिनट्स डेविड ने अपने सारे क्राइम्स का कन्फेशन किया एंड एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट इन प्लीडिंग गिल्टी। डेविड ने बताया कि उसने अपने नेबर के डॉग के कहने पर ये सारे मर्डर्स किए हैं। उसने पुलिस से कहा कि वो डॉग डिमांड करता था सुंदर लड़कियों के खून के लिए क्योंकि वो डॉग एक एंशिएंट डीमन से पोजेस्ड है एंड ही कमांड्स हिम टू किल। डेविड की मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन की गई एंड दे डिटरमिन्ड कि वो कॉम्पिटेंट है टू स्टैंड ट्रायल। अपने सेंटेंस के दिन डेविड कोर्ट रूम में तेज से चिल्लाया और वो कोर्ट रूम की 7th फ्लोर की खिड़की से नीचे कूदने की कोशिश करने लगा। He was saying Stacy was a whore and I will kill her again. I will kill all them again. इस इंसिडेंट के बाद कोर्ट ने एक साइकियाट्रिक एग्जामिनेशन का दोबारा से ऑर्डर दिया बट ही was again determined and found competent to stand trial. 12th जून 1978 डेविड को हर एक मर्डर के लिए 25 साल की सजा सुनाई गई which was to be served consecutively. Court ordered that David would be eligible for parole after 25 years. After his sentence, he was transferred to many facilities like Clinton Correction Facility, Central New York Psychiatric Center, Attica Correctional Facility, Sullivan Correctional Facility और अभी वो शवनगन Correctional Facility में है in Estill County. In year 1979, डेविड पर एक जानलेवा हमला हुआ। किसी ने उसका गला काटा and he had 50 stitches to close his wounds. डेविड ने अपने अटैकर की आइडेंटिटी कभी भी रिवील नहीं की and he said, I am grateful for the attack. It is the punishment I deserve. डेविड के एक फेलो इनमेट ने उसे पढ़ने के लिए बाइबल दी जिसे पढ़ने के बाद वो एक एवेंजेलिकल क्रिश्चियन बन गया। डेविड ने कहा कि अब वो सन ऑफ सैम नहीं बल्कि सन ऑफ होप है। इन ईयर 1999 डेविड ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उसने बताया कि कैसे उसे एक इविल फोर्स ने पोजेस किया था और उससे सारे मर्डर्स करवाए थे बट नाउ ही इज सॉरी अबाउट एवरीथिंग। तो चलिए अब उस इंटरव्यू पर नजर डालते हैं। There was a time when I had given up hope. I feel so far under satanic power and satanic control that I didn't care. I was more like a robot than a person. There was a time in my life when I feel that I was just utterly under a powerful influence that was destructive and I didn't care if it was a point where I didn't care if I lived or died. How did these people get such control over you? It was a process. It took time. It was like little by little. I mean, I'm telling you, I didn't know it was going to come this way. I mean, when I got out of the service, just wanted to make a life for myself. I got an apartment. I had saved up, and when I was in the service, enough money to buy a used car, to rent an apartment. I got a job as a security guard. I enrolled in Bronx Community College. I wanted to have a future, you know, and I don't know. Everything got turned upside down. It just. I had good goals and I just fell into under some kind of powerful influence. I mean 25 साल बाद डेविड पैरोल के लिए एलिजिबल हुआ बट ही रिफ्यूज्ड हिज रिलीज। उसने कहा कि वो प्रिजन में रहना डिजर्व करता है एंड ही हैज एक्सेप्टेड हिज पनिशमेंट। पैरोल की एलिजिबिलिटी के बाद उसे हर 2 साल में पैरोल हियरिंग के लिए जाना पड़ता था बट उसने हर बार मना कर दिया। इन ईयर 2016 कमिश्नर ने खुद उसका पैरोल डिनाई किया। इन ईयर 2024 12वीं बार उसका पैरोल डिनाई हुआ। डेविड सेड ही डजंट हैव एनी होप कि उसे पैरोल कभी ग्रांट होगा और वो खुद भी कभी रिलीज नहीं होना चाहता। उसने कहा कि वो हियरिंग के लिए भी बस इसलिए जाता है ताकि वो ओपनली अपोलोजाइज कर सके अपने किए हुए क्राइम्स के लिए। सो गाइस, यही थी डेविड बर्कोविट्ज की ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री। आप सबको क्या लगता है कि जो भी कुछ डेविड ने किया क्या वो सचमुच उसके लिए सॉरी है या फिर वो सिर्फ नाटक कर रहा है? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसा और कंटेंट एंजॉय करने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।